बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 1 एंड इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। एंड लेट मी टेल यू गाइस, गॉस थ्योरम चैप्टर 1 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 1 के 90% क्वेश्चंस एक्चुअली इजी टॉपिक से आते हैं। बट बिफोर वी बिगिन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में दो बातें आपको जान लेना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दो बातें आपको जान लेना बहुत जरूरी है। दो पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए एंड दोस दो पॉइंट्स आर, फर्स्ट इज एरिया वेक्टर। हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एरिया वेक्टर की। और जो सेकंड पॉइंट है आपका, जो आपको क्लियर होना चाहिए, एंड दैट सेकंड पॉइंट इज दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, now बात करते हैं एरिया वेक्टर की। देखिए, हम ये जानते हैं कि जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब आप एरिया को किस फॉर्म में पढ़ते हैं, आपको वेक्टर फॉर्म में। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि आप एरिया जो स्केलर है, मतलब स्केलर को वेक्टर बना सकते हो। कैसे, क्या ड्रॉ करके या किस चीज से मल्टीप्लाई करके, नॉर्मल दैट इज यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। सो नाउ सेम ऐसे ही इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे एरिया जो एक स्केलर क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर बनाएंगे। बट कैसे बनाएंगे, एक आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल ड्रॉ करके। और वो आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर ही होगा। सो एरिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर, एरिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर। कि आप एरिया को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वेक्टर में। कैसे, बाय ड्राइंग एन आउटवर्ड, क्या ड्रॉ करके, आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल ड्रॉ करके। और आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल मतलब क्या, दैट इज एन कैप। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। सो एक बार देख लेते हैं इसको। लेट्स सपोज कोई छोटा सा एरिया है, जैसे कोई एरिया मान लिया हमने ए। ठीक है, अब यार इस एरिया ए को मुझे वेक्टर बनाना है, मतलब मुझे इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो मैं इस ए के ऊपर क्या ड्रॉ कर दूं, आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल। कैसे, लेट्स सपोज ये एरिया है तो इस पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, दैट इज एन कैप। ये क्लियर हुआ। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एन कैप। और ध्यान रखना एन कैप दैट इज यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1। तो जब हम इसको डेरिवेशन में यूज करेंगे तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, यहाँ पे 1 यूज करेंगे। अगर मान लो छोटा सा एरिया कंसीडर करा आपने, तो छोटे से एरिया के लिए क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल्स टू डी ए एन कैप। बात हो रही है कि एरिया को वेक्टर बनाना है, एरिया को वेक्टर बनाना है तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है phi e। इसकी दो डेफिनेशन है यहाँ पे। पहली डेफिनेशन ये है, देखिए लेट्स सपोज कोई स्पेस है या एक विंडो इमेजिन कीजिए यहाँ पे। अब मान लीजिए उस विंडो से हवा आ रही है, हवा पास हो रही है, एयर पास हो रही है। ठीक है, अब सीन क्या है, लेट्स सपोज ये दो छोटी विंडोज हैं। एक तो ये विंडो 1 है ये वाली, और एक ये है विंडो 2 वाली, ये विंडो 2। अब मान लीजिए दो विंडोज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यार इसमें से किस विंडो से ज्यादा हवा पास होगी, तो आपका आंसर है किस विंडो से ज्यादा हवा पास होगी, विंडो नंबर 2 से। क्यों, क्योंकि इस विंडो का साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो ये आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैसे मेजर करते हो, जैसे अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे एयर पास होगी विंडो से। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैसे मेजर करते हो कि इट इज मेजर्ड या इट इज मेजर्ड एज द, it is measured as the total number of line of forces passing through any given area। क्या आप इसको कैसे मेजर करते हो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो रही है, पास हो रही है। इसको इस तरह से मेजर करते हो। तो लेट्स सपोज हमने कोई एरिया माना ये,
अब इस एरिया से जितनी भी लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी यार, पास होंगी, तो वो जितनी भी इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया से, उसको आप क्या बोलोगे, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बात क्लियर हुई आपको? ये बहुत जनरल डेफिनेशन है बाय द वे। इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, देखिए मैथमेटिकली it is defined as the surface integral of electric field and area वेक्टर। मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये इसका होता है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। और इस ई डॉट डीएस को आपको पता है, ध्यान रखना, मैं प्लीज इसको बता रहा हूं, आप इसको कैसे ओपन करोगे, आपको पता है ना ए डॉट बी क्या होता है हमेशा, व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, ये हमेशा ऐसे ओपन होगा। अब ये ds ये कब है, जब एरिया क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब एरिया क्या होगा आपका, कोई छोटा सा एरिया होगा, ठीक है। अब जरा पहले यहाँ पे देखो, a डॉट b को आप क्या लिखोगे, a b cos थीटा, लेकिन अभी हमने पढ़ा ना एरिया को किस फॉर्म में लिखोगे, a n कैप, तो इस ds से पहले हमेशा क्या आएगा, n कैप। क्यों, क्योंकि एरिया स्केलर है, उस स्केलर को आपने वेक्टर बनाया, कैसे बनाया, एक आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल डॉट, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आपका फाई ई, और ये आपको मैंने बता दिया है कि ये एन कैप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये तो एरिया का है जब एरिया छोटा है, अगर एरिया बड़ा होगा तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे, और आप डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज करोगे, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, दैट इज फाई ई इज इक्वल्स टू, अब देखिए ई डॉट ए मतलब ए डॉट बी वाला फॉर्मूला, सेम वही ई ए कॉस थीटा। तो देयर इज दिस थिंग। अब मैंने बताया ना वेक्टर एक ही जगह पे देखोगे a n क्या है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बस आपको n क्या आ जाएगा। तो ये कब है, जब एरिया आपका, ये कब है जब आपका एरिया छोटा है, ये कब है जब आपका एरिया बड़ा है, ठीक है। नाउ बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट्स की। तो बाय द वे एसआई यूनिट आप देख पाओगे इसके आराम से, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, आंसर इज न्यूटन कूलम इनवर्स, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड ये कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी हो रहा है, और आपको पता है जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपको रिजल्टिंग क्वांटिटी कैसे मिलती है, कैसे मिलती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है। नाउ यार ये तो बात थी हमारी किस किस की, एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो आपको गॉस थ्योरम से पहले पता होना चाहिए। अगर आपको गॉस थ्योरम पूरा टॉपिक पे कमांड पानी है तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी या जो वीडियोस में डालूंगा गॉस थ्योरम की, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स भी हैं, गॉस थ्योरम की डेरिवेशंस को बहुत इजी बनाया है, ठीक है। सो देयर इज दिस थिंग, हमने यहाँ पे दो चीजें देखी गॉस थ्योरम से पहले, वन वाज एरिया वेक्टर एंड सेकंड वन वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई हमने ये देखा एरिया स्केलर क्वांटिटी है जिसको वेक्टर बना सकते हैं, दैट इज एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मेजर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया। मैथमेटिकली फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, और डीएस को हमेशा कैसे लिखेंगे, एन कैप डीएस। ये हमने अभी तक देखा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे इस वीडियो के, व्हिच इज गॉस थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड्स के मामले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किससे, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से। तो हमने क्या किया, लेट्स सपोज हमने एक क्लोज्ड सरफेस मान ली, ये लेट्स सपोज हमने क्लोज सरफेस मान ली, और क्लोज सरफेस के अंदर हमने चार्ज रख दिया Q, लेट्स सपोज, और ये चार्ज हमने रख दिया Q किस पॉइंट पे, लेट्स सपोज O पॉइंट। तो इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, किसी भी कौन सी सरफेस से, क्लोज सरफेस से। तो इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जा रहा है भाई, मतलब क्या, phi E इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा हमेशा, इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब phi E इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, दैट इज मल्टीप्लाई, ठीक है, बाई टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, कि जिस सरफेस से, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो डेरिवेशंस में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे उनके लॉजिक्स इस डेफिनेशन स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि यार किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो गॉस थ्योरम ये कहती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, मतलब उस सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए। तो हमने ये सरफेस मानी, लेट्स सपोज इस सरफेस का एरिया हमने माना S, ठीक है। एक्चुअल में ये जो सरफेस है ये है यहाँ पे गॉसियन सरफेस आपकी, और गॉसियन सरफेस क्या होती है इस पे मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, प्लीज उसको देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए गॉसियन सरफेस क्या होती है। एंड हाँ, उसी वीडियो में मैंने कुछ ट्रिक्स भी दी हुई है, तो आप प्लीज उसको रेफर कीजिए, आपके यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। हाँ, देयर इज दिस थिंग, ये हमने एक सरफेस मानी, बेसिकली गॉसियन सरफेस है एक्चुअल में, आप उस वीडियो का रेफर कीजिए प्लीज गॉसियन सरफेस को देखने के लिए। तो हमने ये क्लोज्ड सरफेस मान ली, व्हिच इज, इसका नाम क्या है एक्चुअल में, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो हमें इस सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो भाई गॉस थ्योरम ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, बट किसके, जितना चार्ज उस सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। तो भाई कितना चार्ज पड़ा हुआ है सरफेस के अंदर, कितना पड़ा हुआ है, Q, तो phi E is equals to Q by एप्सिलॉन नॉट। तो ये है आपका क्या है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की, किसकी, प्रूफ की, कि आपको गॉस थ्योरम क्या करनी है, प्रूफ करनी है। देखिए हम गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, स्टेटमेंट हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो लेट अ पॉइंट चार्ज Q is placed at point O, तो हमने क्या माना, एक पॉइंट चार्ज है Q जो किस पे प्लेस्ड है, पॉइंट O पे, ठीक है। और हमने इसके आसपास क्या एज्यूम करिए, एंड लेट अस एज्यूम अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, मतलब ये हमने क्लोज्ड सरफेस हमने इसके आसपास एज्यूम कर ली। क्लोज्ड सरफेस का जो नाम होता है वो क्या होता है हमेशा, गॉसियन सरफेस, ठीक है, अराउंड ऑफ रेडियस r, और लेट्स सपोज हमने रेडियस की एज्यूम कर ली अराउंड 8, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा इतना। तो हमने इसकी जो रेडियस है, लेट्स सपोज हमने इसकी रेडियस मान ली कितनी, ये हमने इसकी रेडियस मान ली ना। अब समझना ध्यान से, देखो अब अगर हम इस सरफेस पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज, और ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया इस सरफेस पे, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया यार P, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो E किसके बराबर रहेगा, KQ बाई R स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ये आपको पता है रेडियली, भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ, ये आपको पता है, ठीक है, ये क्लियर है आपको। नाउ देयर इज दिस थिंग, अब समझना ध्यान से, हमने क्या करा, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करा, मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया, मतलब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस S का जो एरिया है, आई मीन टू से इस पूरी गॉसियन सरफेस में से मैंने बहुत छोटा सा हिस्सा कंसीडर करा, एक छोटे से हिस्से से फ्लक्स निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इट इज डिफाइंड एज द, या इट इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया। तो मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं, मैं यहाँ पे ये निकाल रहा हूं, मैं यहाँ पे ये निकालना चाहता हूं यार कि यार इस छोटे से एरिया से, जिस पॉइंट, देखो पॉइंट P पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, तो मतलब पॉइंट P से क्या जाएंगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
और जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी मैं उस हिस्से में अगर कोई छोटा सा एरिया बना दूं, ठीक है, तो मैं वहां पे क्या मेजर कर सकता हूं, आंसर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर कर सकता हूं। तो मैंने इसीलिए इस P पॉइंट पे छोटा सा एरिया कंसीडर करा और इसका नाम क्या दिया मैंने, लेट्स सपोज ds। ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसको वेक्टर बनाने के लिए मैं इस छोटे से एरिया पे क्या ड्रॉ करूंगा, एक आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल। क्या ड्रॉ करूंगा, एक आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल। जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो इस पे नॉर्मल कहां जाएगी, बाहर की तरफ, सेम ऐसे ही, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एन कैप और ई। अच्छा एक ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको, ध्यान रखना, इस वीडियो में एक ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको। आप यहाँ पर देख रहे हो, वैसे ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी गॉसियन सर्फेस में कवर की हुई है कि ये जो एन थीटा, अब इनके बीच जो थीटा बनेगा, इनके बीच जो क्या बनेगा थीटा, वो थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। क्यों, ये मैंने ऑलरेडी गॉसियन सरफेस में ट्रिक कवर की हुई है कि जब भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी या स्फेरिकल सिमेट्री होगी, एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई विल ऑलवेज बी 0 डिग्री, ठीक है। और नहीं तो आप ये देख लो कि दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, और एंगल आपको हमेशा, मतलब जो थीटा देखते हो ना, दैट ये आप हमेशा देखते हो बिटवीन एन कैप एंड ई। तो कितना बना है यहाँ पे 0 डिग्री। तो यार छोटा सा एरिया है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा सा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लक्स थ्रू एरिया ds। तो छोटे से एरिया से फ्लक्स भी छोटा सा होगा, आप समझे। तो d phi e is equals to E dot ds, और E dot ds को आप क्या लिखोगे, E n cap ds cos थीटा। हाँ है ना, बताया तो था आपको इससे पहले। तो d phi e is equals to E n cap ds cos थीटा। तो E एज इट इज रहेगा, n cap की वैल्यू 1 हो गई आपका, इनटू ds cos थीटा। थीटा मतलब 0, ये आपको पता है यहाँ पे। तो छोटा सा फ्लक्स किसके बराबर आया, E ds। ये तो आ गया छोटा सा फ्लक्स। अब ये छोटा सा फ्लक्स किससे, सिर्फ इससे, मतलब इस एरिया से। बट आपको ये चीज पता है कि यार ये जो Q चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ निकालेगा ना। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये जो लाइंस रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं, इनको प्लीज आप बनाना मत, अगर आप इसको फेल कर रहे हो तो। आपको ये पता है कि ये जो Q चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हर तरफ निकालेगा, मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकालेगा, ये सब नो। और वो सारी रेडियली आउटवर्ड्स होंगी जो मैंने यहाँ पे ये बाकी रेड से बनाई है, ठीक है। ये तो आपको पता है यार, ठीक है। मतलब आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पूरी गॉसियन सरफेस से पास होगी, तो आपको फ्लक्स जो निकालना है, हेंस वो किससे निकालना पड़ेगा फिर, हेंस नेट फ्लक्स थ्रू, आप नेट फ्लक्स अब निकालोगे किससे, गॉसियन सरफेस। तो आपको नेट फ्लक्स निकालना है, दैट इज phi e। तो किसका इंटीग्रेशन करोगे, d phi e का। तो phi e इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बचाया यहाँ e ds, ठीक है। तो phi e इज इक्वल्स टू, e बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ds, ठीक है। नाउ अब थोड़ा इसको देखिएगा जरा यहाँ पे, phi e इज इक्वल्स टू, e की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये kq बाई r स्क्वायर। तो k को आप पता है ना क्या लिखते हो, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ना अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए ds क्या है, ds छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया। किसका छोटा सा एरिया, कौन सी सरफेस का, आंसर इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का छोटा सा एरिया है। जब यार आप इस छोटे से एरिया को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, बड़ी गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस की शेप क्या है, स्फेरिकल। एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल आउट। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको मिला phi e is equals to q by epsilon naught, that is hence proved. So this was the proof for the Gauss theorem.